हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनाइट लर्निंग। देखो हमारे 29 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा आज का 30वां वीडियो होगा, ठीक है। और आज की क्लास में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने करे थे, आपने पढ़ा होगा। देखो आज का हमारा थोड़े क्वेश्चंस साइंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। आज हम थोड़ा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखो पहले ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ग्लास रोड को रब करते हो सिल्क के साथ, तो बताओ कौन सा एनर्जी उसमें उत्पन्न होगा। ग्लास रोड को रब करना मतलब घिसना सिल्क के ऊपर। तो जब आप उसको वो ग्लास रोड को सिल्क के ऊपर घिसोगे ना, तो आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। क्यों? सिल्क में नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता होगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। जब आप ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करोगे तो कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब आपने पढ़ा होगा कि कॉज ऑफ टाइफाइड, जो टाइफाइड होता है उसका कारण क्या है? तो बैक्टीरिया होता है, और ये वाटर की वजह से होता है, ठीक है। वाटर की वजह से होता है। वाटर अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर पी लेते हैं ना, गंदा पानी पी लेते हैं, इसलिए आपको ऐसा रोग होता है। हैजा का कारण भी बैक्टीरिया है, और ये भी वाटर से होता है। तो देखो दो रोग आपको याद रखना है, टाइफाइड और हैजा। दोनों वाटर से होता है और दोनों बैक्टीरियल डिसीज़ है, मतलब बैक्टीरियल डिसीज़ है। क्षय रोग किससे होता है? क्षय रोग भी बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये एयर से होता है, ठीक है। आपने देखा होगा लोगों के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, यही होता है क्षय रोग, ठीक है। उसके बाद खसरा, जो खसरा है ये एक वायरस से होता है, एक विषाणु से होता है, ठीक है। ये भी एयर से होता है। तो आपको याद रखना है, खसरा भी एयर के थ्रू होता है, क्षय रोग भी एयर के थ्रू होता है, हैजा वाटर के थ्रू होता है, और टाइफाइड भी वाटर के थ्रू होता है। लेकिन खसरा क्या है? एक वायरस वाला है। और ऊपर वाला तीनों कौन सा है? बैक्टीरियल डिसीज़ है। चाहे टाइफाइड हो, हैजा हो या क्षय रोग हो, ये तीनों क्षय रोग मतलब स्किन वाले डिसीज़, ये तीनों बैक्टीरियल डिसीज़ है। और क्षय रोग जो है वो एयर से होता है, और बाकी टाइफाइड और हैजा जो है वो वाटर से होता है। खसरा आपको बता दिया मैंने, ये वायरस से होता है, ये एयर की वजह से होता है, एयर के थ्रू फैलता है। चिकन पॉक्स भी एयर के थ्रू फैलता है, पोलियो भी एयर के थ्रू फैलता है, हेपेटाइटिस भी, ये ना हेपेटाइटिस बीमारी होती है ना, ये अमिताभ बच्चन को भी बीमारी था, जिसकी वजह से ना उनका जो लीवर था वो खा जाता है। ये लीवर के अंदर होता है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है। ये लीवर को ही खा जाता है। तो जो खसरा है, ये चिकन पॉक्स है, जो पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सारे वायरस वाली बीमारी है। ये सारे वायरस वाली बीमारी है, आपको याद रखना है। ये सारे के सारे वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। ये सारी बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। चाहे वो खसरा हो, चिकन पॉक्स हो, या पोलियो हो, या हेपेटाइटिस हो, ये सारे वायरस से होता है। और ये इनमें से खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो तो एयर के थ्रू हो जाता है, लेकिन हेपेटाइटिस वाटर के थ्रू होता है। हेपेटाइटिस किससे होता है? वाटर के थ्रू होता है। उसके बाद जो मलेरिया है, ये एक प्रोटोजोआ बीमारी है, और ये मच्छर से होता है, ठीक है। अगर आपको मलेरिया ठीक करना तो प्लाज्मोडियम इसका इलाज है, ठीक है ना। मलेरिया प्रोटोजोआ रोग है, और ये किसकी वजह से होता है? मच्छर की वजह से होता है। आपको दोनों याद रखना है, कैरियर कौन है और किस टाइप का डिसीज है। आगे बढ़ते हैं। किस अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो ये 36वां अमेंडमेंट था हमारा, और 1975 में हमसे सिक्किम जुड़ा है, ठीक है ना। जिस सिक्किम में अभी लड़ाइयाँ चल रही है ना, ठीक है, एक तरीके से मान लो वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, तो 1975 में इस सिक्किम को जोड़ा गया था, ठीक है ना। सिक्किम को 1975 में 36 अमेंडमेंट करके सिक्किम को इसमें ऐड करा गया, 36 अमेंडमेंट, ठीक है ना। और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया इसको 36 अमेंडमेंट करके। जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो याद रखना आपको, जो प्रारूप समिति थी वो 29 अगस्त 1947 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। और इसमें 7 लोग थे भाई, ये याद रखना, इसमें 7 लोग थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी संविधान सभा थी वो तो 1946 से बन गई थी, लेकिन प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 के, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसमें टोटल 7 लोग थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जो इल्बर्ट बिल है हमारा, इल्बर्ट बिल जो है ना,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि जो ब्रिटिश लोग थे ना, उन्होंने बोला कि चलो भारतीयों को भी अधिकार दिया जाए। जो भारतीय जज है ना, वो यूरोपियन का केस सुनेंगे, और जो यूरोपियन जज है वो भारतीयों का केस सुनेंगे। 1883 में लाया गया था ये, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने क्या करा, विरोध कर दिया। अंग्रेजों ने क्या करा, इसका विरोध कर दिया। अंग्रेजों ने बोला चलो हम तो केस सुन लेंगे भारतीयों का, लेकिन भारतीय हमारा केस सुनेंगे, वो तो गुलाम है ना, उनके जज का। एक तरह से उन्होंने बोला कि काले लोग गोरों का केस कैसे सुन सकते हैं। एक तरह से रैशियल चीज़ें हमारे साथ की गई, और बाद में इस बिल को वापस ले लिया गया, ठीक है। वैसे ये बिल को लाया कब गया था, 1883 में। मैंने आपको बता दिया एल्बर्ट बिल में, एल्बर्ट बिल किस लिए लाया गया था 1883 में, और किस इसमें क्या था, और 1883 में इस बिल को लाया गया, ठीक है। एक तरह से मान लो एक रैशियल एटीट्यूड थी एक तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्म्स एक्ट जो 1878 में लाया गया था, जिसमें किसी भी इंडियन को अपने पास आर्म्स नहीं सकता था, मतलब कोई भी हथियार नहीं सकता था उस जमाने में। आर्म्स एक्ट लाया गया 1878 में। देखो एल्बर्ट बिल और आर्म्स एक्ट आप चेक कर लेना, बहुत सारे एग्जाम में आपको दिखे होंगे। अगर आप गूगल पर डालेंगे कि एल्बर्ट बिल 1883 वाले क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगे, जाके देखना आप उसको। आर्म्स एक्ट 1878 में लाया गया, ठीक है। और आर्म्स एक्ट में क्या था, इंडियन कुड नॉट पोजेस आर्म्स, मतलब कोई भी इंडियन अपने पास आर्म्स नहीं रख सकता, मतलब कोई भी हथियार नहीं रख सकता, कोई बंदूक नहीं रख सकता। अब जो अभिलेखागार होता है वो कौन सा स्थान होता है, जहाँ पे पांडुलिपियाँ और दस्तावेज रखे जाते हैं, ठीक है। पांडुलिपियाँ लिपिक लिखता है, ठीक है ना, स्क्राइब्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना आपको, अभिलेखागार कौन सा स्थान होता है, जहाँ पे पांडुलिपियाँ और दस्तावेज रखे जाते हैं, जहाँ पे पहले पता था पुराने ज़माने में पत्थरों पे लिखना, ये सारी चीज़ें, तो ये सारे दस्तावेज वहाँ रखे जाते हैं, उसको बोलते थे अभिलेखागार। आगे बढ़ो, जो अगला है हमारा कि द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन द 700 से, अगर आप 1750 के बीच देखोगे, देखिए ह्यूज चैलेंज आया हिस्टोरियन के लिए। क्यों आया ह्यूज चैलेंज, क्योंकि उस पीरियड में आप देखोगे तो रिटन एविडेंस बड़े कम होते थे, ठीक है, क्योंकि जो डेवलपमेंट थी वो भी होता जा रहा था पीरियड में, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी थी उस चीज़ को संभाल के रखना, है ना, चीज़ें खत्म हो रही थी डेवलपमेंट की वजह से। तो द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 1700 से 1750 इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियन, लार्जली बिकॉज ऑफ स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर्ड ओवर द पीरियड। मतलब उस 1000 साल में ना इतने डेवलपमेंट हुए कि चीज़ों को संभाल के रखना थोड़ी मुश्किल हो गई, है ना, चीज़ों को। इसीलिए हमको बहुत जल्दी क्या चाहिए था, लिखी हुई चीज़ें, ठीक है ना, न्यू टेक्नोलॉजी हमें चाहिए था। तो जो नया टेक्नोलॉजी आया उसमें पर्सियन व्हील इरिगेशन के लिए आपने सुना होगा। जो नया टेक्नोलॉजी आपको नहीं भी पता तो आप याद रखना है, जो नया टेक्नोलॉजीज आई थी ना, इस नए टेक्नोलॉजीज में पर्सियन व्हील, ठीक है ना, ये आया था इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील आया था वीविंग के लिए, और फायर आर्म्स आया था कॉम्बैट के लिए, ठीक है ना। मतलब पहले के ज़माने में तो बारूद से लड़ाई नहीं होती थी ना, हथियार से लड़ाई तो नहीं होती थी ना, लेकिन ये दोनों आ गए। उसके बाद देखो अब वेविंग के लिए स्पिनिंग व्हील आ गया, आपने सुना होगा स्पिनिंग जेनी मशीन, ठीक है। और पर्सन इरिगेशन के लिए, इरिटेशन नहीं है, इरिगेशन के लिए पर्सन व्हील आ गया। तो 3 चीज़ आपको याद रखना, नई टेक्नोलॉजी कौन क्या आया था उसे 1000 सालों में। उसके बाद जो फूड था, फूड में भी आया न्यू फूड, क्या आया, पोटैटोस, कॉर्न, टी, कॉफ़ी, चिली, मिर्च, ये सारे नए नए तकनीक आते गए। तो देखोगे यार आप उस 1000 सालों में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, इरिगेशन के लिए क्या आया, पर्सियन व्हील। आपने देखा होगा पुराने ज़माने की फिल्मों में एक चक्का लगा के घुमाते हैं, तो वो इरिगेशन का तकनीक था। एक आया स्पिनिंग व्हील जो वेविंग के लिए था, और उसके बाद फायर आर्म्स कॉम्बैट, मतलब बारूद वाले। पहले ज़माने तो तलवार से लड़ते थे ना, लेकिन बाद में धीरे धीरे हथियार आने लग गए, बारूद आने लग गए, और उससे लड़ाई होने लग गई, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और दूसरों को शेयर भी करोगे। थैंक यू।